अब हम बताते हैं कि प्रश्न एक बार ऐसे पूछा था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कितने अन्य सदस्य थे? तो कितने अन्य सदस्य थे, प्रश्न ऐसे आप दिमाग में आया कि 7 सदस्य प्रारूप समिति, तो अन्य में अगर आता है तो आप 6 ही करेंगे, न 7 करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप 6 करेंगे। इस तरह से प्रश्न कभी घुमाता है, दिमाग में 7 बैठा हुआ है, जबकि नाम लिख दिया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे, कितने अन्य सदस्य थे, तो अन्य पे अगर दिमाग नहीं गया, केवल कितने सदस्य थे। जैसे कभी कभी प्रश्न सब लोग परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षाओं में आप लोग ध्यान देखते होंगे कि घर आके आपको पता लगता है कि अरे पूछता ना कि है की जगह नहीं लास्ट में लिख देता है। हम तो प्रश्न इतना मतलब हिट प्रश्न पूछता है कि कौन नहीं है, और आप प्रश्न पहले से रटे रटाए हैं और नहीं पे दिमाग नहीं जाता है, आपको एकदम उत्तर स्पष्ट लगता है, चेक करके चले आते हैं, सोचते हैं मेरा प्रश्न एकदम 100% सही है। घर जाने के बाद पता लगता है अरे ये लास्ट में तो नहीं लिखा है, तो दिखता नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं बोलते बोलते कब मैं चीनी बोल गया मुझे खुद नहीं पता चला। तो आपको सही सही पता होता तो इतना ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह से प्रश्न आता है। तो हमें क्लियर हुआ कि आपका जो प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे, एक डॉक्टर अम्बेडकर थे। और कौन कौन थे इसमें आपको देखने की जरूरत है कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी आयंगर और के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान, 6 और लोग थे। इसमें से प्रश्न आपको याद करिए, मैंने एक लाइन बनाया था कभी तो हमको याद है, मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे आप एक लाइन लिखिएगा कि अय्यर, आयंगर, मुंशी, सादुल्ला, मित्र, खेतान, एक लाइन में याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। इसको नोट करना हो नोट कर सकता है। अय्यर, आयंगर, मुंशी, सादुल्ला, मित्र, खेतान, अगर आप एक लाइन लिख लेंगे तो आप डॉक्टर अम्बेडकर को जान ही रहे हैं। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें एक बात और है, प्रारूप समिति में 2 लोग बदले गए थे बाद में। कौन कौन बदले गए थे? आएगी प्रतिक्रिया किसी की? पढ़े हो तो बताएं। बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। तो बी.एल. मित्र हट गए थे किसी वजह से, तो उनकी जगह पे एन. माधव राव को शामिल कर दिया गया था। ये प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि आप 6 पे रटे हुए हैं और इसके बाद इन 6 में से किसी का नाम ना दे करके माधव राव का नाम दे देगा और एक और नाम दे देगा कि कौन सा प्रारूप समिति में नहीं था, तो माधव राव का नाम दे देगा। तो आप 6 याद किए हैं तो कहेंगे अरे माधव राव तो थे ही नहीं, तो यहाँ से फिर प्रश्न गलत हो जाएगा। इसी तरह से खेतान आपने रटा हुआ है। खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी हुए थे प्रारूप समिति में। तो अगर टी.टी. कृष्णाचारी देता है, एक और नाम देता है, कौन नहीं है, तो आप कृष्णाचारी नहीं जानते रहेंगे तो आपसे गलत हो जाएगा। तो आप कितना हो गया? अय्यर, आयंगर, मुंशी, सादुल्ला, मित्र, खेतान हो गए। फिर इसके बाद आप एक लाइन नीचे लिख सकते हैं, जिनको नोट करना हो नोट कर लीजिए कि माधव मित्र, टी.टी. खेतान। टी.टी. से आप टी.टी. कृष्णाचारी जान लीजिए, माधव से माधव राव जान लीजिए, मित्र तो आप जानते हैं बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। तो इस तरह से आपका प्रश्न प्रारूप समिति पे पूरा हो जाएगा। प्रारूप समिति का गठन प्रश्न तो कठिन हो जाएगा कि 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अब आती है कुछ समितियां। प्रारूप समिति के अलावा भी कुछ समितियां थी जो महत्वपूर्ण है। तो एक थी संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, 2 समितियां थी। तो याद रखिएगा ये जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे इस समिति के। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। और प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष पटेल जी थे, वल्लभ भाई पटेल। ये 3 प्रांत का मसला आता है तो आप जानिए पटेल जी हैं, संघ का मसला आता है तो नेहरू जी हैं। कोई बताइए, बहुत बुरा मतलब प्रश्न है, चर्चित प्रश्न, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा सर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप 10 साल पुरानी किताब, 12 साल पुरानी किताब पढ़ेंगे तो उसमें एक नाम दे देता है जे.बी. कृपलानी। जब हम लोग भी शुरुआत में पढ़ते थे तो जे.बी. कृपलानी झंडा समिति का सदस्य माना था, यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग भी उसी को सही मानता था।
बाद में कुछ किताबों में नया शोध आया तो उसको बदलना पड़ा। और जो नए लोग हैं वो तो सही है, जो पुराने लोग हैं उनके दिमाग में अभी भी जेबी कृपलानी वाला वायरस पड़ा हुआ। तो जैसे झंडा समिति आती है तो हम लोग को अपने मन को समझाना पड़ता है कि राजेंद्र प्रसाद है, और जो नए लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जानिएगा झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सीधा सीधा प्रश्न है। जेबी कृपलानी मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति लिखा जाएगा तो पटेल जी ही रहेंगे, और जेबी कृपलानी मूल अधिकार अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष थे। तो झंडा समिति पे आप लोग फोकस करिए, इन उप समितियों पे प्रश्न नहीं आएगा। संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और झंडा समिति, 3 समितियां ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रारूप समिति तो अति महत्वपूर्ण है ही, उसकी तो ज्यादा चर्चा हो रही है। अब प्रश्न है कि सब लोग जानते होंगे कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा, सबको पता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, और 114 दिन तो केवल उसके प्रारूप पर चर्चा हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तारीख को हुई थी? अंतिम और 12वीं बैठक है, कुल 12 बैठकें हुई थी, मतलब सत्र में। तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। या कंफर्म होना चाहिए आप लोग, जैसे संविधान को स्वीकार कब किया गया, तो जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया उस दिन को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को। और इसका प्रस्ताव स्वीकार करने का प्रस्ताव जो रखा गया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस प्रस्ताव को रखा कि हमें इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। और 26 नवंबर 1949 को आपके उसमें लिखा हुआ है उद्देशिका, जब आप पढ़ेंगे हम भारत के लोग, भारत को एक 26 नवंबर 1949। अब उद्देशिका पे आते हैं, उद्देशिका पे ज्यादा चर्चा करनी है। तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। प्रश्न तो है कि स्वीकार किया गया था, उस दिन भी 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, 8 महिला थी हस्ताक्षर करने वालों में थी। और 26 नवंबर को हम विधि दिवस मनाते हैं। बहुत आसान प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि संविधान को स्वीकार किस तारीख को किया गया था। पारित और अधिनियमित लास्ट में लिखा है, तो इस तरह से पारित और अधिनियमित कब किया गया था, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और इसके बाद प्रश्न आता है कि अंतिम बैठक, तो अंतिम और 12वीं बैठक जो होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान स्वीकार किया जाता है तो 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो जाते हैं। जैसे हम प्रश्न पूछते हैं कि जानते ही हैं कि कि ये संविधान लागू कब हुआ, तो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस दिन तो लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर को जिस दिन हम स्वीकार कर लेते हैं उसी दिन से 16 अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं, बाकी अनुच्छेद लागू नहीं किए जाते। इसलिए वो उसमें अभी और चर्चा करने की बात है, क्यों लागू किए, कौन कौन है। तो जब अनुच्छेदों पे आएंगे तो हम बात करेंगे बाद में कि कौन कौन सा अनुच्छेद उस दिन लागू हुआ था। तो ऐसे ही जान लीजिए बस। तो हम बता रहे हैं कि 24 जनवरी को अंतिम बैठक, 26 नवंबर को स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर 49 को, लेकिन 24 जनवरी 1950 को 12वीं और अंतिम बैठक हुई थी। और कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते सीधे सीधे, 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि राष्ट्रध्वज को कब स्वीकार किया गया था, कोई बताइए। भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था, बताइए। आएगा उत्तर किसी का? मेरी आवाज तो जा ही रही होगी आप लोगों तक। 22 जुलाई 1947। जी, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया था। राष्ट्रध्वज को स्वीकार करना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि अब यही इसीलिए जोड़िए तो कभी नहीं भूलेगा कि 15 अगस्त को तो हमें राष्ट्रध्वज फहराना था।
जहाँ हमारी घोषणा हो चुकी थी कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हो रहे हैं तो राष्ट्रध्वज तो फहराना ही था। तो जब राष्ट्रध्वज फहराना था तो उसके पहले संविधान सभा से एक राष्ट्रध्वज अंतिम रूप से तो फाइनल कर लेना चाहिए था, क्योंकि पहले जो राष्ट्रध्वज फहराया जाता तो उससे गांधी जी का चरखा था। हमारे राष्ट्रध्वज का इतिहास पुराना है, धीरे धीरे समय के साथ बदलते बदलते इस रूप में आया हुआ। तो उसके पहले गांधी जी का चरखा चला करता था, बीच में लगा रहता था। जो फाइनल टच हमारे यहाँ दिया गया इसको 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया था। तो इसको कभी तिथि अगर कंफ्यूज हो कि 26 जनवरी को गणतंत्र हुआ, तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम 47 में 15 अगस्त को फहरा चुके थे, इसलिए 22 जुलाई, उसके पहले ही हम 22 जुलाई को स्वीकार कर चुके। और राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। और राजकीय चिन्ह जो सम्राट अशोक की लाट बनी होती, 4 सिंह बैठे होते हैं उसपे, जो 3 दिखाई देते हैं पीछे की तरफ, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। ये है 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन गणतंत्र घोषित होता है उसी दिन हम लोग सब स्वीकार किए राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 47 को, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को। इस बात को क्लियर करिए, सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इनके उत्तर हमें रटे रटाए होने चाहिए। अब प्रश्न हमारा है कि वैसे बताएंगे, किसी पता होगा आप लोगों में किसी को, कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाया गया, जबकि हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो लागू करने में इतनी जी, क्योंकि इसके पहले 1930 में हम जो है स्वतंत्रता मना चुके थे। हाँ, स्वतंत्रता के रूप में एक दिन मना चुके थे 1930 में। किस दिन को? वो दिन था जो है 15 अगस्त के दिन। नहीं, चलिए मैं क्लियर करता हूँ। आप लोग जब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के अधिवेशन की बड़ी चर्चा होती है, कौन सा अधिवेशन कब हुआ, कौन सा अधिवेशन कब हुआ। तो जो 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पे अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता। बहुत हिट अधिवेशन है वो, 1929 को जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। उसी दिन ये फैसला किया गया कि अब हम 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब देखिए, दिसंबर में वो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और इसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि 26 जनवरी को, प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 30 से जो 26 जनवरी 30 आती है, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, झंडा फहराया जाता था। तो वो प्रतिवर्ष 47 तक कंटिन्यू, 46 तक कंटिन्यू फहराया जाता था। 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, भले स्वतंत्र न थे, प्रतीकात्मक रूप से। तो उस तिथि का महत्व हो गया था भाई, 30 से लेकर के 46 तक एक महत्वपूर्ण तिथि हो गई थी। और तो हम वास्तव में स्वतंत्रता हमें जब 15 अगस्त को मिलने लगी, 147 में मिल गई, तो 15 अगस्त को तो हमें मना लिया हमने स्वतंत्रता दिवस। तब यह हुआ कि इतने साल से हम इस जो पुण्य तिथि, मतलब पवित्र तिथि को हम मना रहे हैं कि 26 जनवरी तो क्या हम ऐसे भूल जाएं। तब विचार किया गया कि नहीं, अब इसको रोक दीजिए इतने दिन, और 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र घोषित कर देते हैं, तो इस तिथि को भी हमारा उत्सव बना रहेगा। क्लियर हुआ सबको कि हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम इसके पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आए थे, इसलिए हम इस 26 जनवरी को अपना गणतंत्र घोषित किए। जी भैया, ये हो गई बात यहाँ पे। अब हम आते हैं उद्देशिका पर। उद्देशिका को घोषित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 47 को स्वीकार किया गया था। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था, और 22 जनवरी 47 को इसको स्वीकार कर लिया गया। अब 22 जनवरी को स्वीकार करने के बाद अब इसमें संशोधन भी हुआ है। उद्देशिका है क्या, आप लोग सबके सामने किताबें होंगी, किताबों में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, और उद्देशिका में लिखा है हम भारत के लोग। उद्देशिका, और एक चीज और कि उद्देशिका पूरा रट लेने की बात है। पूरा रट लेने की बात क्योंकि अगर आप पूरा रटे रहेंगे
इससे प्रश्न की कभी कभी एकदम डायरेक्ट आ जाते हैं, आगे पीछे शब्दावली कर देता है, क्या सही है क्या क्रम है। जैसे आपका लिखेगा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये लाइन है। इसमें आगे पीछे कर देगा या कोई एक शब्द निकाल देगा, उससे मिलता जुलता कोई शब्द रख देगा, तो हम उससे पूछ देगा कौन सी साइन चार में से कौन सा सही है। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उसमें व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित कर। अब इन सब में एक संशोधन हुआ है, सबको पता होगा, जरा बताइएगा कोई कि क्या संशोधन हुआ है संविधान की उद्देशिका में। संविधान की उद्देशिका में क्या संशोधन हुआ, सही है, जिसको भी पता हो, सबको मेरे ख्याल से जरूर पता होगा, जरा बोलिए तो हमें लगे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। कल विपिन जी, हाँ बताइए। इसमें जो है पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कौन कौन शब्द जोड़ा गया, क्लियर बताइए। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। क्लियर करिए, और लोग बताइए। और भी कोई बताए तो, और कोई संशोधन करिए इसमें। नहीं सर, अखंडता है। लोकतंत्रात्मक नहीं, अखंडता है। अखंडता है। आप कितने प्रश्न हुए, आप प्रश्न आप कितने हो गए, कौन कौन, आप फिर से कंफर्म कर दीजिए। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। अब सही हो गया, अब सही हो गया। और आप लोग को फिर बता रहा हूँ कि 42वां संशोधन 1976 में इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। तो 76 से पहले संशोधन नहीं हुआ था, तो अभी हम इस उद्देशिका के विषय में और चर्चा करेंगे। एक चीज और जानिए, कभी बहुत छोटा सा ही इसमें है, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। अगर 2 बार आपको बना के दे देता, अखंडता लिखता है और अखंडता, और शब्द भी जोड़ा गया है उसमें, अखंडता के साथ और, क्योंकि जानते हैं क्यों, क्योंकि संविधान उसमें लिखा हुआ था, पहले क्या था, पहले था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी पंथ निरपेक्ष एक साथ जोड़ा गया, ये पैरा 1 में जोड़ा गया। और पैरा 6 में अब उसमें लिखा हुआ था कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो जब लिखा कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली, तो उसमें और शब्द जोड़ा गया, एकता और अखंडता। तो अखंडता पे फोकस तो करिए जरूर दिमाग में रखिए कि और शब्द भी बढ़ाया गया है। मतलब मैं एकदम माइन्यूट बात बता रहा हूँ कि केवल अखंडता नहीं और अखंडता के साथ और शब्द जोड़ा गया है, ठीक है। वैसे अखंडता ही भी आता है, लेकिन इसको ध्यान रखें। चलिए, उद्देशिका संविधान का अंग है। प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, जो बोलते हैं कि जैसे इसको आप लोग ध्यान दीजिए, बार बार पूछता किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, कौन कौन शब्द जोड़ा गया, कौन शब्द लिखता है कि नहीं जोड़ा गया। जैसे 3-4 शब्द दे देगा, जैसे आप कंफ्यूज थे लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो आपको लगेगा कि हाँ 3 शब्दों पे आप फोकस करिए और ध्यान रखिएगा। क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? प्रश्न है कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? तो बेरूबाड़ी, इनरू बेरूबाड़ी एक केस था 1960 में चला था, उसको बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं। तो उसमें कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अंग
बाद में केशवानंद भारती ने कहा कि नहीं, जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो संविधान थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, 1973 का मामला है, ये जरूर जानते हो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल संविधान, जो उद्देशिका संविधान का अंग है, हम संविधान उद्देशिका को संविधान से अलग नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है कि और इसका हम अलग नहीं कर सकते। और इसी साल उन्होंने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। केशवानंद भारती, ऐसे प्रश्न आता सीधे सीधे कि मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया है, कब दिया गया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। लेकिन केशवानंद भारती ने यह भी कहा कि संविधान को हम कुछ भी करें, लेकिन संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़, संशोधन जैसे भी करें, लेकिन मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब क्या मूल ढांचा है, उसमें ये बताया कि कोर्ट बार बीच बीच में जब भी ऐसी समस्या है कि बताता रहेगा कि ये मूल ढांचा है, आप इसको नहीं छेड़ सकते, इसको नहीं कर सकते, संशोधन आप कहीं कर सकते। आप दूसरे पहले बेरूबाड़ी में कहा कि नहीं, उद्देशिका में कोई संशोधन नहीं कर सकते, क्या उद्देशिका भाग ही नहीं, मतलब इसने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं। उन्होंने कहा नहीं है, हम इससे निर्वचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, निर्वचन से मतलब कि जहां कहीं भी हम संविधान में ये पाए कि क्या सही, क्या है, क्या नहीं है, इसका क्या अर्थ आ रहा किसी भी लाइन का, संविधान के किसी अनुच्छेद में कंफ्यूजन हो, विवाद का बात आती, तो हम उद्देशिका से हम कंफर्म करेंगे, वहां से निकाल लेंगे कि ये सही क्या है, क्या गलत है। तो निर्वचन के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन न्याय योग्य नहीं है। इसके आधार पर हम कोई कोर्ट में निर्णय नहीं दे सकते। जैसे हम आगे बताएंगे, मूल अधिकार पर जब आप जाएंगे और नीति निर्देशक तत्वों पे जाएंगे, तो नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व आपका ये नहीं है, क्या कहते हैं, वाद योग्य नहीं है, मतलब उसके आधार पर कोर्ट में हम नहीं जाकर के कोई अधिकार मान, लेकिन मूल अधिकार की रक्षा करना राज्य के खिलाफ भी, हम और व्यक्ति के खिलाफ भी आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करेगा। तो ये वाद न्याय योग्य नहीं कि मतलब जैसे उद्देशिका में जो लिखा हुआ है उस पे हम आधार पर कोर्ट जाए, हमको ये अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन इसके आधार पर हम कोई निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन संविधान की व्याख्या के लिए उद्देशिका महत्वपूर्ण है। और इसके बाद उद्देशिका में हमारे पास समय कम है, क्योंकि 12-14 मिनट और हैं, बहुत सारी बातें हैं इसके संविधान की विशेषताएं में, लेकिन हम उद्देशिका से संबंधित कुछ बात और बोल देते हैं। ये संविधान की आत्मा, अगर ऐसे सीधे सीधे प्रश्न हम आते, 2 प्रश्न इस पे आता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति थे, हिदायतुल्लाह, उन्होंने भी कहा था कि संविधान, ये उद्देशिका ही संविधान की आत्मा। अगर नाम ना लेकर के सीधे सीधे पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो उद्देशिका ही संविधान की आत्मा। लेकिन अगर डॉक्टर अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो क्या कहा था उन्होंने, संविधान की आत्मा किसे स्वीकार किया था, कोई बताएंगे? अधिकार को सर, हमारे फंडामेंटल राइट। किसी का जवाब आएगा? फंडामेंटल राइट नहीं, संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट भैया 32 को कहा था, संवैधानिक उपचार जिसमें रिट निकाली जाती है, संवैधानिक उपचार जिसमें रिट निकाली जाती है, तो हम इसके पर रिटों पे विशेष चर्चा होगी। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि ये संविधान की आत्मा। तो अब प्रश्न आ गया, संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने किसे कहा, तब हम अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों को बताएंगे। और अगर हम ऐसे सीधे प्रश्न आता है संविधान की आत्मा किसे कहा गया, क्या है, तो हम उद्देशिका को बात करेंगे। के.एम. मुंशी जी जो थे, उन्होंने बताया था कि ये के.एम. मुंशी, उन्होंने इसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है के.एम. मुंशी जी ने। 3 बातें इस पे आप लोग रखिए अपने आप में कि ये उद्देशिका क्या है, आत्मा है, संविधान की आत्मा कौन, उद्देशिका है। डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों को कहा। और किसने राजनीतिक जन्मपत्री कहा, तो के.एम. मुंशी जी ने जिसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा। अब उद्देशिका की
बातों को हम थोड़ा सा कर देते हैं कि ये कि जैसे लिखा गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है आंतरिक एवं बाह्य मामलों में विदेशी सत्ता के अधीन नहीं। मतलब हम संप्रभु राष्ट्र, बार बार होता है कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम संप्रभु राष्ट्र, हम किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करते। आप लोग जब न्यूज सुनते हैं तो अमेरिका हमेशा लाल टपकाता रहता है कि हम कश्मीर मामले में मध्यस्थता करेंगे कश्मीर मामले में, अगर लेकिन डरता रहता है क्योंकि भारत का वो जानता है कि भारत इसको मानेगा नहीं। तो क्यों? तो भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया? अरे हम जो है संप्रभु राष्ट्र हैं, हम संप्रभु राष्ट्र, हम दो पक्षों का मामला और संप्रभु राष्ट्र तीसरे मामले का दखल नहीं बर्दाश्त करेंगे, तीसरे पक्ष का। तो यह है कि हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि जैसे अभी पीछे हमने बताया था कि डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे ना ब्रिटेन वाले, कि आपको डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। ये तमाम प्रस्ताव आ रहे थे अगस्त प्रस्ताव में, और क्रिप्स मिशन में भी उपनिवेश का दर्जा की बात की गई थी। तो यहाँ पे नहीं, अब हमारे यहाँ आंदोलनकारी जो हमारे नेता थे उनकी मांग थी कि हमें संप्रभु राष्ट्र चाहिए। तो संप्रभु राष्ट्र का मतलब ये होता है कि हमें किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं रहना है। और समाजवादी का क्या अर्थ होता है? समाजवादी का क्या अर्थ होता है? तो समाजवादी का होता है कि देश के जो भौतिक संसाधन है, जितने संसाधन हैं, उस पे यथासंभव समानता के अधिकार के आधार पर वितरण किया जाए। यानी कि धन का संकेंद्रण ना हो कि कोई बहुत अमीर हो जाए, कोई गरीब ही रहे। तो भौतिक संसाधनों का यथासंभव समान वितरण करने के लिए ही समाजवादी शब्द का, समाजवादी में एक लोकतांत्रिक समाजवाद जिसपे कम नियंत्रण होता है, एक साम्यवादी समाजवाद होता है। तो साम्यवादी समाजवाद बड़ा कठोर होता है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसपे राज्य का बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन हम समाजवादी अवधारणा के साथ अपने, इसीलिए हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। अब हम उद्देशिका में जो शब्द है उसी की बात थोड़ी थोड़ी कर देते हैं ताकि कभी आपके दिमाग में पड़ा रहे। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि तटस्थ, हम राज्य का कोई धर्म, जैसे आप बहुत सारे देश में देखते होंगे, खास करके इस्लामिक कंट्री में, कि इस्लाम राजकीय धर्म है, राष्ट्र का धर्म है इस्लाम। तो कहीं पे ईसाई भी घोषित होगा, बहुत सारे देश हैं। तो हमारे यहाँ जैसे भले हम हिंदू बाहुल्य हैं, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते। इसी तरह से इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया, सेकुलर स्टेट कहा गया कि धर्म राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म के पालन के लिए सब स्वतंत्र है और वो किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए सरकार विशेष व्यक्तिगत प्रयास नहीं करे। लोकतंत्र और गणराज्य, दो बात कहा गई है। लोकतंत्र क्या होता है और गणराज्य क्या होता है, इस पे हम आप लोगों से जवाब चाहेंगे। जवाब दीजिए, मेरे पास 10-12 मिनट और है, नहीं तो अभी बेबीन जी लोकतंत्र जनता का तंत्र, यानी जनता का शासन। और गणराज्य क्या होता है? गणराज्य जहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सही कह रहे हैं। जैसे लोकतंत्र का मतलब है निर्वाचित प्रतिनिधि हमारा शासन करते हैं, हम अपना शासन अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं, उसे कहते हैं लोकतंत्र। यहाँ पे जनता खुद चुनती है अपने प्रतिनिधियों को, चुन करती है। यहाँ प्रतिनिधियों की बात आ रही है। प्रतिनिधियों से मतलब बहुत सारे, जैसे हम अपना सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, अपना ग्राम प्रधान चुनते हैं और उनके द्वारा हमारे यहाँ शासन किया जाता है। तो इसलिए लोकतंत्र है ये। लेकिन गणराज्य का मतलब होता है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, जो हमारा राष्ट्रपति या देश का मुखिया, भले हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को पावर दिया गया है हमारे डेमोक्रेसी में, जो हमारे संविधान में, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट हमारा राष्ट्रपति है। ये अलग बात है कि वो पावरफुल नहीं है, तो लेकिन वो हमारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो वंशानुगत होता है, वंशानुगत नहीं होता है। हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भी निर्वाचित होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम चले जाएंगे ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है, संसद का चुनाव होता है, सांसद मंत्री बनते हैं, लेकिन वहां पर महारानी अभी भी एलिजाबेथ द्वितीय बैठी हुई, वो नहीं रहेंगी, तो उन्हीं के खानदान से किसी को राजा या रानी घोषित किया जाएगा, वो हेड ऑफ द स्टेट वही रहेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, राष्ट्राध्यक्ष जो होंगे वो चुने हुए होंगे। तो प्रश्न ऐसे आता है गणराज्य में क्या तो होता है, जहाँ कोई वंशानुगत शासन नहीं है, जो राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न हो
वो जनता के द्वारा चुना जाता है, उसको हम गणराज्य कहते हैं। और इसमें उद्देशिका में और बताया गया है सामाजिक आर्थिक, पूछने कहा उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई। आपको उद्देशिका याद होगा तो आप लिख लेंगे कि उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो न्याय के बाद तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऐसे प्रश्न आएगा किस न्याय की बात नहीं कही गई है, 4 और दे देगा, 3 में ये एक और दे देगा, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। फिर पूछता स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है इसमें। स्वतंत्रता कौन कौन स्वतंत्रता उसमें उल्लेख लिखा हुआ है, आपको अगर उद्देश्य का याद होगा तो आप जरूर याद कर लेंगे कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समानता, 2 प्रकार की समानता, एक प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये हो गए संविधान में उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता। पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणराज्य क्या है, समाजवादी क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, इन सब चीजें हो गई। अब ये मतलब पीछे हमारे दिमाग से उतर गया कि उसमें भी चर्चा करनी है और सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर कोई ध्यान दे रहा होगा तो सोच भी रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों बात बोल गए। संविधान के स्रोत, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिया गया जी। तो इसको तो मैं समझ रहा हूँ सब लोग पढ़े होंगे और मैं पूछूंगा आप लोगों से और आप लोग जो है उत्तर दीजिएगा। तो ज्यादा संविधान जैसे कहते हैं ना उधार का ये बोरी है, आलोचक इसको कहते हैं कि भारतीय संविधान उधार की बोरी है। पूरे दुनिया भर के संविधान के इतिहास से इसको उठा करके नकल किया गया है। लेकिन ये जान लीजिए कि आलोचकों का अगर कभी आप लोग को डिस्क्रिप्टिव लिखने को है तो आप इसमें लिखेंगे कि उधार की बोरी जरूर है, उधार लिया गया। जब 100 साल हो गए थे लोकतंत्र मतलब संविधानों के विकास में, दुनिया भर में संविधान बनते हुए, तो 100 साल में दुनिया भर में इतने सारे उतार चढ़ाव देखे गए, इतनी सारी समस्याएं आई और सब लोगों ने उसमें डिस्कस किया, तो हम कहाँ से नई बात निकाल पाते। उन्हीं से तो हमें सीखना था कि उनके इस संविधान में क्या है तो उस देश में क्या कठिनाइयां आती है, हमारे देश में क्या है हम उसके अनुसार उसको ढाले हैं, ना कि फोटोकॉपी कर लिए। तो आलोचना अगर होती तो आप उसका समीक्षा लिखिएगा। स्रोत में जैसे हम ऐसे 2-3 चीजें पूछते हैं जैसे बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया। सब लोग अपनी ऑडियो खोल लीजिए जिसको जवाब देने का हो, क्योंकि ये प्रश्न सब लोग पढ़े होंगे। मैं इसे सीधे बोलूंगा जिसको ब्रिटेन से। हाँ ब्रिटेन से है सर। देखिए आप ब्रिटेन से क्या क्या, संसद का शब्द आता है तो आप जान लीजिए ब्रिटेन है, क्योंकि संसदीय स्वरूप, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया। आप याद रखिएगा, मैं कुछ जैसे किताबों में तो सब कुछ दिया है, आपको फोकस करने की बात है। जैसे विधि निर्माण की प्रक्रिया अगर आता तो आप ब्रिटेन लिखेंगे, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर है तो आप जापान लिखिएगा। 2 बातें हैं, अगर ऐसे प्रश्न बना दिया विधि निर्माण की प्रक्रिया जी, हाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर आता है तो जापान से, और विधि का निर्माण की प्रक्रिया, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया आप दिमाग में रखिए। क्यों, विधि निर्माण कौन करता है, संसद करता है। जब हमारे संसदीय स्वरूप ही ब्रिटेन का है तो विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या हो वहीं से आएगी। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण 2 शब्द आते हैं। तो विधि के समक्ष समता अगर आएगी तो ये ब्रिटेन से है, और विधियों का समान संरक्षण अगर बात आती है तो आप आएंगे अमेरिका में। याद करिए, जो कंफ्यूजन है उसकी बात कर रहा हूं। विधि के समक्ष समता अगर बात आती है तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और विधियों का समान संरक्षण बात आती है तो ये अमेरिका से लिया गया। ये थोड़े से मतलब जैसे गुड़ प्रश्न हो जाएंगे, लेकिन बहुत गुड़ भी नहीं है, सीधे पूछ लेगा। लेकिन सीधे सीधे क्या पूछता, मौलिक अधिकार पूछेगा, कहां से आ रहा, तो मौलिक अमेरिका से आएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, महाभियोग, ये सब अमेरिका में है। क्योंकि अमेरिका में भी आप सुनते होंगे महाभियोग चलता था, जो पहले जानते होंगे एक विल क्लिंटन राष्ट्रपति थे, उनके ऊपर महाभियोग चला, और अभी इनके ऊपर भी आने वाला था, ट्रंप के ऊपर। तो महाभियोग वहां भी है, तो हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति में महाभियोग का प्रावधान है, तो अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से मौलिक अधिकार और स्वतंत्र
शासन न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन और महाभियोग की बात। और बताते हैं कि संघात्मक सरकार, अर्ध संघात्मक जो सरकार है यह राज्यपाल की नियुक्ति है और राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यानी कि राज्यपाल से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो हम कनाडा जाएंगे। कनाडा, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, सशक्त केंद्र और शीर्ष शक्तियां, ये सब बातें जो आती हैं वो कनाडा से आती हैं। और जो ये सब चीजें हैं थोड़ा सा गुण है, जो नोट करना चाहे मैं इसलिए थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ, नोट कर सकते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड से कई चीजें आई। हाँ, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से आए हैं, और भी चीजें हैं आयरलैंड से, लेकिन नीति निर्देशक तत्व तो आप आयरलैंड से जानिए। और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से, हाँ आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से लिया गया है। एक चीज है, आप कभी थोड़ा सा सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन भी करता है, कभी कभी आप प्रश्न वाले मान भी लेते हैं। अगर आपातकाल और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां दोनों बातें आती हैं तो हमें अलग करना है। जब केवल आपातकाल आता है तो जर्मनी मान लेता है, लेकिन वास्तव में जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, शुद्ध बात है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां जो है ये जर्मनी से लिया गया। आपातकाल शब्द केवल आता है तो आयरलैंड से लिया गया, लेकिन कई बार हमने खुद प्रश्नों में देखा है कि आपातकाल ही लिखा हुआ है और जर्मनी ही ऑप्शन में, तो जर्मनी सही हो जाता है। तो जर्मनी तो आप दिमाग में रखिए ही रखिए, जब दोनों देश आएगा तब कंफ्यूजन होता है, वैसे आता नहीं है ज्यादातर। तो आपातकाल के दौरान आप ऐसे ही रखिए, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां जर्मनी से। और रूस से क्या लिया गया है कोई बताए? मौलिक कर्तव्य। हाँ, मौलिक कर्तव्य। और दक्षिण अफ्रीका से एक ही है इसलिए पूछ रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका से है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जी। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची जो पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, अब ये तो सारी मोटे मोटे बातें हो ही गई और आप लोगों को किताबों में सब मिल भी जाते हैं। और सर ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की बैठक को बुलाया जाता है। हाँ, ये केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है ऑस्ट्रेलिया में ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में फ्रांस छूट रहा था, तो फ्रांस बता रहा हूँ कि गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अगर सिद्धांत पूछा जाए तो ये फ्रांस से लिया गया। गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये सब चीजें तदर्थ न्यायाधीश होता है। तदर्थ न्यायाधीश होता जब कोरम नहीं होता है, काम बहुत ज्यादा हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो एडहॉक जज की व्यवस्था होती है। तो एडहॉक जज की व्यवस्था भी फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना कहां से ली गई? संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है और प्रस्तावना की भाषा बोल देगा तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। अगर पूछता प्रस्तावना की भाषा कहां से है तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। सर्वोच्च न्यायालय भैया कहां से लिया गया है? बातें हो गई और अभी विपिन जी कहेंगे कि कुछ प्रश्न आप पूछिए जो पीछे पड़े, तो हम पीछे से फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। आज प्रस्तावना की बात हो गई। नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो हम आप लोगों को शुरू करेंगे, थोड़ा सा संविधान की विशेषता बता करके एकदम भाग 1 पे चल जाएंगे। और आप लोग ये बताइए, कोई बोर तो नहीं हो रहा कि नहीं भैया, चल रहा? कोई बोर नहीं, बहुत बढ़िया से क्लास चल रही है। बताइएगा आप लोग, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो बातें आए कोई टॉपिक छूटे ना, क्योंकि हमको पूरी कहानी जब एक तरफ से दिमाग में छपी रहती है तो हम दोबारा जब पढ़ते तो क्लियर होता। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्रश्न भी कर सकता। और हम जैसे कभी कभी कोई ये सोचता कि ये प्रश्न टेट में नहीं पूछे जाएंगे, आप सोचिए टेट में भी कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो आप नहीं कह सकते कि ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम आसान सवाल भी नहीं कर सकते। हम तो